विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के चतुर्थ यूनिट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वह है सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण। देखिए, देश की जो पूरी शासन व्यवस्था है, सारे जो विकास कार्य हैं, उनका जो मूल बिंदु क्या है? वित्त है। जनता जो करों से आय सरकार को प्रदान करती है, जो राजस्व प्रदान करती है, उसी के आधार पर सरकार अपना खर्च करती है। लेकिन जो सार्वजनिक वित्त है, उस पर सरकार के नियंत्रण की या कहें कि संसद के नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? देखिए, सार्वजनिक वित्त जो है वो जनता का पैसा है और संसद कौन है? संसद जनता के प्रतिनिधि है, अर्थात जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही तो संसद में बैठते हैं। तो इस दृष्टि से ये पूर्णतया तार्किक है कि जनता के पैसे पर जनता के प्रतिनिधियों की पूरी नजर रहे, उनका पूरा नियंत्रण रहे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बजट का निर्माण कार्यपालिका करती है। बजट के पास होने के बाद उसका व्यय भी कार्यपालिका करती है, लेकिन उस पूरी वित्त व्यवस्था और उस खर्च पर नियंत्रण जिसका होता है वह संसद का होता है। अब हम देखें संसद इस नियंत्रण को कैसे स्थापित करती है। स्टूडेंट्स, इसके लिए विविध प्रकार के तरीके हैं। जैसे सबसे पहला जो तरीका है बजट। जी हाँ, बजट वो महत्वपूर्ण उपकरण है जिससे हमें आने वाले वित्तीय वर्ष की आय, व्यय और विभिन्न प्रकार के जो योजनाएं हैं उनका एक पूर्ण रेखा चित्र प्राप्त हो जाता है। बजट का निर्माण कार्यपालिका द्वारा किया जाता है और संसद द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की जाती है। बजट का जब निर्माण होता है तो उसके पहले ही सरकार को अपने वित्त मंत्रालय के माध्यम से इस बजट का निर्माण करना पड़ता है और उस समय ही वो सारी सावधानियां बरत ली जाती है कि बजट का निर्माण में हर एक विभाग मितव्ययता के साथ अपनी आवश्यकताओं को प्रदर्शित करे। इस बजट को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, इस पर पूर्ण चर्चा होती है। संसद सदस्यों द्वारा इस बजट के अनेक प्रस्तावों में कटौती की मांग की जा सकती है। कई बार सरकार अपने सांसदों की इच्छाओं को और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी कटौती पर निर्णय भी ले लेती है। तो संसद बजट के निर्माण और उसको पारित करते समय ही अपना एक बहुत बड़ा नियंत्रण लगा देती है, अर्थात वो आय और व्यय इन दोनों को पूर्णतया बहस करने के बाद ही पारित करती है। तो हम मान सकते हैं कि राष्ट्रीय बजट जो पारित होता है उसमें संसद का नियंत्रण एक तरह से प्रभावी हो ही जाता है। विद्यार्थियों, बजट पारित होने के बाद उसके द्वारा कार्यपालिका खर्च करने का जो है वो अपना योजना को आरंभ करती है। यहाँ पर संसद की कुछ समितियां हैं जो अस्तित्व में आती है। जैसे सबसे पहली जो समिति है मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है लोक लेखा समिति। विद्यार्थियों, भारत को लोक लेखा समिति ब्रिटिश काल की विरासत मानी जा सकती है, जब 1924 में ही ऐसी समिति का गठन हो गया था। स्वतंत्रता के बाद 1950 में लोक लेखा समिति बनी। यह समिति लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों से मिलकर बनती है और इस समिति का कार्य यह है कि नियंत्रक और लेखा परीक्षक अपनी जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता उसके आधार पर ये सरकार के विभिन्न विभागों के आय और व्यय की जांच करती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का गहन अध्ययन करने के बाद यह समिति इस संदर्भ में देखती है कि क्या व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया, क्या व्यय जो सीमा निश्चित की गई उसके अंदर ही किया गया, क्या व्यय वैध तरीके से किया गया। यदि इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो यह उस प्रश्न को उठाती है और सरकार से आग्रह करती है कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस प्रकार लोक लेखा समिति का नियंत्रण जो है वो सार्वजनिक वित्त पर और उसके खर्च पर संसदीय नियंत्रण को मूर्त रूप प्रदान करता है। स्टूडेंट्स, एक इसी प्रकार की समिति है अनुमान समिति। यह समिति लोकसभा के 30 सदस्यों से मिलकर बनती है। 1950 में गठित इस समिति का कार्य भी यह है कि विभिन्न प्रकार के जो सरकारी विभाग है उसमें कार्यकुशलता को ध्यान में रखकर
उसमें मितव्ययता को ध्यान में रखकर, उसमें अनुमानों का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह समिति कुछ विभागों को चुन लेती है और उनका पूर्ण गहन अध्ययन करती है और अनुमान समिति अपनी रिपोर्ट को संसद के सामने प्रस्तुत करती है। तो इस समिति के द्वारा जिन विभागों की जांच की जाती है उन विभागों में किसी प्रकार की ये कार्यकुशलता संबंधी या वित्त संबंधी अनियमितताएं हैं, उन पर रोक लगाई जा सकती है। इसी प्रकार एक लोक उपक्रम समिति का भी निर्माण किया गया जो कि 1963 में अस्तित्व में आई। इस समिति का मुख्य कार्य है कि देश में सरकारी धन से जो लोक उपक्रम संचालित हो रहे हैं उन उपक्रमों में क्या ठोस वाणिज्यिक नियमों का पालन किया गया है, क्या उनमें व्यापारिक नियमों और सिद्धांतों के आधार पर कुशलतापूर्वक तार्किक निर्णय लिए गए हैं, क्या लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता में और प्रबंध में किसी प्रकार की कमी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यह समिति जो कि स्वयं लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 कुल 22 सदस्यों से निर्मित होती है, यह समिति भी अपनी रिपोर्ट संसद के समक्ष रखती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि संसद अपने ही कुछ सदस्यों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो सार्वजनिक वित्त के जो उपकरण हैं, जैसे लोक उपक्रम है या सरकारी विभाग है या जो आय के भी जो साधन हैं, उनकी पूर्ण तरह से जांच करवाती है और उस जांच की रिपोर्ट संसद में रखी जाती है। यदि कहीं उसमें कमी हो तो सरकार की आलोचना की जाती है और इस आलोचना के भय से, इस आलोचना के द्वारा कार्यपालिका को कई बार अपने ठोस निर्णय भी लेने होते हैं और इस प्रकार से सार्वजनिक वित्त है वो किसी भी प्रकार की अनियमितता से बच जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो एक वेतन कटौती का भी प्रश्न है। यदि हमारे देश की जो वित्त व्यवस्था है वो इस प्रकार से डावाडोल हो जाए, वित्तीय संकट आ जाए, तो ऐसी स्थिति में सरकार सांसदों और जो दूसरे सरकारी अधिकारी वगैरह हैं उनके वेतन में कटौती कर सकती है। यद्यपि ऐसा करने की नौबत भारत में अभी तक आई नहीं है। एक अन्य साधन जो है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बारे में आप जानते होंगे कि जो संसद की कार्रवाई होती है उसमें प्रथम जो घंटा होता है वो प्रश्नकाल होता है और इसमें सांसद होते हैं वो मंत्रियों से, सरकार के विभिन्न मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और वित्त के संबंध में जो प्रश्न होते हैं वो संसद में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जहाँ भी सार्वजनिक वित्त का दुरुपयोग होगा वहाँ पर वो मामला देश की जो जागरूक संस्थाएं उनके द्वारा उठाया जाता है, उनके माध्यम से सांसद उनका हवाला देते हुए संसद में उन्हें उठाते हैं प्रश्नकाल में और संबंधित मंत्रियों को उसके संबंध में जवाब देना ही होता है। तो इस तरह से प्रश्नकाल में उठाए गए प्रश्न भी संसदीय नियंत्रण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा सार्वजनिक वित्त पर संसद कई तरीकों से नियंत्रण रखती है। अब प्रश्न ये आता है, सैद्धांतिक रूप में यह नियंत्रण बहुत ही प्रभावी दिखाई देता है। क्या यथार्थ में ये नियंत्रण या व्यावहारिक रूप में ये नियंत्रण इतना प्रभावी होता है? मैं कहूँगा नहीं। इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि संसद के पास समय का अभाव, संसद के सदस्यों में विशेषज्ञता की कमी का होना, मंत्रियों का अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर दायित्व डालकर उत्तरदायित्व से बच जाना, लोक लेखा समिति के जो जांच के परिणामों का बहुत देर से प्राप्त होना और इस कारण से पश्चवर्ती नियंत्रण की संज्ञा तक दे डालना, अनुमान समिति का भी कुछ विशेष मंत्रालयों को ही अपने निगरानी में लेना और बाकी के जो मंत्रालय होते हैं वो उसकी जांच से बच जाते हैं। तो इस प्रकार हम मानते हैं कि संसद एक बहुत बड़ा जो है संस्थान है और वो सार्वजनिक वित्त के नियंत्रण के अलावा अन्य बहुत सी बातों को देखता है। कानूनों का निर्माण है, राष्ट्रीय मुद्दों पे बातचीत करनी है, विचार मंच की भूमिका निभानी। इस कारण वो सार्वजनिक वित्त पर जो नियंत्रण होता है वो सैद्धांतिक दृष्टि से करता तो है, लेकिन व्यवहार में वो इतना प्रभावी नहीं हो पाता है। लेकिन हमें ये मानना ही होगा कि संसद का ये नियंत्रण सार्वजनिक व्यय के, अपव्यय के, उसके अनियमित दुरुपयोग को रोकने में एक बहुत ही सजग प्रहरी की भूमिका निभाता है। यदि हम देखें कि सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण में वित्त मंत्रालय की भूमिका क्या है, तो वित्त मंत्रालय, हम कहेंगे कि सरकार के सभी विभागों में वित्त मंत्रालय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कई स्तरों पर होती है। जैसे सबसे पहला जो बिंदु आता है वो बजट निर्माण। विद्यार्थियों, बजट निर्माण राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के निर्देशन में वित्त मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है।
वित्त मंत्रालय सभी विभागों को पहले एक प्रपत्र भेज देता है, उनकी मांगे जानता है, और जब सभी विभागों की अनुदान की जो विभिन्न मांगे प्राप्त हो जाती है, उन प्रपत्रों को वो फिर जांच करता है। यह देखता है किसी विभाग ने अनियमित तरीके से मितव्ययता के नियमों का उल्लंघन करते हुए तो बजट का निर्माण नहीं कर दिया है। इस संबंध में वो उन विभागों से पूछता भी है, और यदि वो संतुष्ट न हो तो उस विभाग द्वारा मांगे गए धन की मांग में कमी करने का या कटौती करने का भी वो सुझाव दे सकता है। तो इस तरह से वित्त मंत्रालय बजट निर्माण के समय ही सबसे पहले बजट पर नियंत्रण का कार्य आरंभ कर देता है। वो बहुत ही अधिक महंगी योजनाओं को या बहुत ही ज़्यादा व्यय की जाने वाली योजनाओं में पहले ही कटौती कर देता है। वो विभागों से जानना चाहता है कि ये आपने जो अतिरिक्त खर्च किया है, ये व्यवस्था पहले किस तरह से चल रही थी। तो इन सब प्रश्नों या वित्त मंत्रालय के इस नियंत्रण के कारण विभिन्न विभाग सजग होकर अपने बजट का निर्माण कर देते हैं। फिर हम देखें, बजट जब पारित हो जाता है तो बारी आती है उसको क्रियान्वित करने की। इस क्रियान्वयन का जो दायित्व होता है वो विभिन्न विभागों के अध्यक्षों पर होता है। यहाँ पर वित्त मंत्रालय फिर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक विभाग में वित्त मंत्रालय का एक अधिकारी होता है जो विभागाध्यक्ष को खर्च के संबंध में, खर्च और वह भी बजट की योजना के अनुसार खर्च करने में विभागाध्यक्ष को सहायता देता है। और कुछ इस प्रकार के खर्च होते हैं जैसे कि एक मामले में आवंटित किए गए धन को किसी दूसरे मद में खर्च करना। तो इस पुनर्विनियोजन के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है जिसका पालन उस वित्त मंत्रालय के अधिकारी के द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से वित्त मंत्रालय का जो अधिकारी होता है वो प्रत्येक विभाग में इस बात पर ध्यान देता है कि वित्त विभाग की जो सीमाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उसके अनुसार प्रत्येक व्यय या आय है वो वैध तरीके से हो, उसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन न किया जा सके। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कई बार वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है वह अन्य मामलों में भी नियंत्रण रखा जाता है। जैसे वित्त मंत्रालय समय समय पर विभिन्न विभागों का निरीक्षण करवाता है। वह अनुदान या विभिन्न प्रकार के जो मामले होते हैं उनका स्वयं जांच करता है, और विभिन्न मंत्रालयों को यदि वे अपनी खर्च की सीमा से बाहर जा रहे हैं तो उनको एक चेतावनी देता है कि आप अपना खर्च इस संबंध में इसे रखें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यद्यपि सरकार के सभी विभाग सार्वजनिक वित्त के सदुपयोग को सुनिश्चित करते हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय एक विशेष भूमिका निभाते हुए, अतिरिक्त उत्तरदायित्व को लेते हुए सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण को भी संभव बनाता है और स्वयं भी सरकार की तरफ से सभी मंत्रालयों पर उस पर नियंत्रण रखता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज की क्लास में हमने देखा कि सार्वजनिक व्यय पर या सार्वजनिक वित्त पर संसद का नियंत्रण किस तरह से होता है, उसकी कमियां क्या है, और इसके अतिरिक्त इस सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण में वित्त मंत्रालय अपनी भूमिका किस प्रकार निभा पाता है। स्टूडेंट्स, हमारी अगली क्लास में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेंगे। थैंक यू।